एवरीवन। आज हम सीए फाइनल एफआर का एनालिसिस करेंगे पास फॉर अटेम्प्ट के बेसिस पर कि जैन 26 में हमें कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देना चाहिए और कौन से टॉपिक्स हमें पेपर में दिखने के एग्ज़ाम में दिखने के ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये 4 अटेम्प्ट का मैं कौन कौन से टॉपिक्स पूछे हैं ये यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बेसिस पे जनवरी 26 में कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं ये अपन ने देखा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक समरी बना ली है। इस समरी में क्या है कि हर क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो एक पैटर्न है। वो आप जैसे ही इस एनालिसिस को देखेंगे उससे आप भी क्रैक कर सकते हैं। मैंने ये समराइज़ कर दिया है जिससे आपको इन केस कोई प्रायोरिटाइज़ करना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता है। जैसे बहुत से बच्चों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो फिर आपका उसके साथ का ये इसमें जो इजी टॉपिक्स है वो भी आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सारे भी इंडेक्स छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन 6 में भी एक पार्ट आता है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप जानते हैं कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, जिसमें नवंबर 24 में ये 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में से आया था, वरना बाकी के 4 बार में से 3 बार ये कंसोलिडेशन में से आया है। तो मुझे भी लगता है इस बार भी ये कंसोलिडेशन में से ही आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन ये लोग कम पूछते हैं। तो आप इसके लिए अगर आपका नहीं प्रिपेयर्ड है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको नहीं आता है कंसोलिडेशन तो अपने जिस भी फैकल्टी के आपको लेक्चर्स, आप रिविजनरी लेक्चर्स देखते हैं, आप उसी फैकल्टी के एटलीस्ट रिविजनरी लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ना भी आए तो भी इतना आ जाए कि आप उसमें 6-7 मार्क्स स्कोर कर पाए। पूरा छोड़ के जाने से बेटर है। अगर आपको ये समझ ही नहीं आता है किसी का भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आकाश कंडोई सर के लेक्चर देख सकते हैं। उन्होंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। आप एक लेक्चर देखेंगे, साथ ही साथ में उनके नोट्स भी आप रेफ़र कर लें, जिससे आपको ये इजीली मैनेज हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है वो हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ही आता है, 10 मार्क्स का। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे मैंने ये भी नोटिस किया है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डरते हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्रिपेयर करके जाते। तो मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता देता हूँ। बहुत से लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्फिडेंट तो रहते हैं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा भी गलत किया, कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो सीधे आपके 10 में से 1-2 मार्क्स आ जाते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सारी कैलकुलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, इंटर रिलेटेड रहती है, तो फिर आपका पूरे मार्क्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ रिपीटेटिव आता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। तो अगर आपका इस पे अच्छा कमांड है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये क्वेश्चन आप ना छोड़ें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक में से ही मैंने देखा है कि इसमें से रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ में इसका 2B में अपन देखें तो जो फर्स्ट मॉड्यूल 1 है, जिसमें इंडेज 7, 8, 1, 10, 34 और 113 आता है। अब देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट का क्या कर रहा है, बच्चे यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं कि यार लास्ट टाइम 34 आया था, अब इस बार तो 34 आएगा नहीं, तो देखो 34 आ गया। तो यहाँ पे है ना, एफआर में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आपने लास्ट टाइम पे कोई छोटा इंडेक्स आया था तो वो इस बार नहीं आ सकता। बड़े में मैं ये यहाँ पे ये चीज़ मान सकता हूँ कि चलिए 103 लास्ट टाइम आया था तो 110 के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप बाकी कहीं पे ये नहीं देख मान सकते हैं। हो सकता है कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वही चीज़ दे दे, तो ये गलती आप मत करना। आपको ऐसा लगता है तो फिर भी आप चलिए उसको कम
टाइम दे ऐसा चलेगा, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लेकिन आप छोड़ के बिल्कुल ना जाए, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि 34 पिछले 3 अटेम्प्ट, मतलब 4 में से 3 अटेम्प्ट में आया था, लेकिन फिर लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, तो मुझे लगता है 34 आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। 113 भी उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, और वो 113 भी एड्रेस करते रहते हैं, तो मुझे लगता है इसके भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, और 10 के भी, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन तीनों में से आपको एक में से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पैटर्न है 8 और 6 मार्क्स का। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका वो एसिड बेस्ड इंडेक्स में से यहाँ पे एड्रेस करते हैं। अब एसिड बेस्ड इंडेक्स में से भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो पिछली बार सितंबर में पीपी और लीजेस नहीं आया था, तो मुझे लगता है उसके आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप पीपी और लीजेस तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। वैसे पीपी तो सब कर ही लेते हैं, लीजेस बहुत से लोग छोड़ देते हैं, तो लीजेस भी आप अच्छे से करें, जिसमें मॉडिफिकेशन और जो लेसर वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए आप देखिए तो लेसर वाले क्वेश्चंस जो है वो परफेक्ट कैंडिडेट है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं थर्ड बी में। तो थर्ड बी में इस पूरे पेपर में ना दो ही ऐसे क्वेश्चन है, एक थर्ड का बी पार्ट और एक फोर्थ का बी पार्ट, जो रैंडमली कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड का बी है और फोर्थ का बी है उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता, जो भी छोटे से छोटे छोटे इंडेक्स बचते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ईपीएस आ गया, इंडेक्स 12 भी आ चुका है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आ चुका है, ये रैंडम है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 के ए में क्या होता है, इन्होंने 23 फिर 16 फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने चेंज की है। लेकिन आप देखेंगे ना तो 4 के या तो ए पार्ट में या बी पार्ट में इंडेक्स 102 आने के चांसेस इस बार ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, और जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन के लिए या तो एम्प्लॉय बेनिफिट और 102 उनका फेवरेट टॉपिक है। अब उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट उन्होंने एड्रेस किया था, और वो इतना फ्रीक्वेंटली एड्रेस करते नहीं है, बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए आप 102 को बिल्कुल भी ना छोड़ें। एम्प्लॉय बेनिफिट आपको अगर रिस्क लेना है तो आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक बार छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट जो है वो हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर से आता है 115 से, और 115 से एक एमसीक्यू भी आपको ईजी सा मिल जाता है। तो जितने भी स्पेशल एडजस्टमेंट्स है उस पर एक एमसीक्यू इंस्टीट्यूट हर बार पूछ रहा है, साथ ही साथ में एक क्वेश्चन ये भी रिपीटेटिव रहता है। अगर 115 का नया क्वेश्चन दे दे तो वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इंडेक्स भी बड़ा है, और फिर साथ ही साथ में नया क्वेश्चन अपन डायरेक्टली एग्ज़ाम में एड्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आ जाता है 5B में देखिए आप, ये या तो 101 पूछते हैं या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछते हैं। तो 101 पता नहीं इंस्टीट्यूट को इस टॉपिक से क्या ही प्यार है। पहले मुझे लगता था कि फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, एक बार पूछेंगे तो पूछेंगे, उसके बाद नहीं पूछेंगे, लेकिन देखिए आप 4 में से 3 अटेम्प्ट में वो पूछ चुके हैं, तो इस बार भी 101 आ सकता है। अब 101 भी बहुत से लोगों को नहीं बनता है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है इंस्टीट्यूट में, कि मॉड्यूल में जितने भी 6-7 क्वेश्चन हैं सिर्फ आप वही कर लें। रिपीटेटिव क्वेश्चन इसमें भी वो पूछते हैं। अगर आपको नहीं बनता है 101 तो आप आकाश कंडोई सर का लेक्चर भी रेफ़र कर सकते हैं। मुझे आकाश कंडोई सर ने कोई पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के लिए, जस्ट ये है मैंने उनका लेक्चर रेफ़र किया था, मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया है। फिर 5 का C जो है, 5 का C में ये लोग थियरी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है हर बार फ्रेमवर्क ही आया है, कभी कभी इन्होंने इंट्रोडक्शन, फ्रेमवर्क और इंडेक्स 1 इन तीनों में से ये लोग पूछते हैं। यहाँ पर फ्रेमवर्क के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा है ना आपका जो टाइम एक्सेस आप यूज़ कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखा वो क्वेश्चन आ गया, आपका मन होता है कि मैं कर लेता हूँ,
तो वो जो टाइम आप एक्सेस यूज़ कर लेते हैं वो यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाता है, क्योंकि ये थियरी क्वेश्चन आता है। अब सबको लग रहा है हर बार की प्रोफेशनल ड्यूटी वो लोग एड्रेस करेंगे, एथिकल ड्यूटी, लेकिन वो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी ही पूछ रहे हैं। तो इस कारण से इस बार भी हो सकता है अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी ही पूछ लें। और एक आप दूसरी तरीके से सोचो तो 4 बार उन्होंने अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी पूछ लिया, इस बार हो सकता है प्रोफेशनल ड्यूटी वो पूछ लें। अगर प्रोफेशनल ड्यूटी वो इधर नहीं पूछते हैं तो वो ये चीज़ एमसीक्यू में टारगेट कर सकते हैं, इसलिए आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है। फिर आ जाता है 6 का बी, जिसमें एसेट बेस्ड इंडेस रहता है। एसेट बेस्ड इंडेस की मैंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कौन कौन से आप रेफर कर सकते हैं। और 6 का सी भी मॉड्यूल 1 में से आता है। ये 6 इंडेस में से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। मेरा ये एनालिसिस बताने का, ये समरी बनाने का एक मेन ये था कि क्या होता है अब इतनी सारी बातें बोलने में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अब सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन में से आता है। सेकंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिर मॉड्यूल 1 एसेट बेस्ड, रैंडम 19 और 102, जिसमें से 102 आने के चांसेस ज़्यादा है, जर्नल एंट्री बेस्ड, रैंडम। फिर अपना 115 रेवेन्यू का सिमिलर क्वेश्चन अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो। 101 में भी सिमिलर क्वेश्चन आता है। 5 का सी में थियरी क्वेश्चन आता है, जिसमें इंट्रोडक्शन फ्रेमवर्क या इंडेक्स 1 से मिल जाएगा, फ्रेमवर्क के हाई चांसेस है। उसके बाद थियरी पे अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल ड्यूटी, हाई चांसेस ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, ये ऐसा हर बार लगता है, लेकिन आप अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी को भी उतना ही अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि 4 बार वही आया है। उसके बाद ये फिर से एसेट बेस्ड इंडेक्स पे आता है, और लास्ट हमारा मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन आता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को समराइज़ भी किया है, तो आप ये एक बार वापस से इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं ये फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही मैंने इसमें ऑडिट का भी बनाया है, मैं देखता हूँ अगर ऑडिट का भी आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।